तो बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था पिछले वीडियो में, ईथर्स का प्रिपरेशन तो कर ही लिए थे और उसके बाद हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे थे। ठीक है, तो वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो चुका था ईथर्स का। आज हम लोग किस पे बात करने जा रहे हैं? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रिएक्शंस उस पर। तो केमिकल properties of ether। ठीक है, इस पे बात करने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि रिएक्शंस, मेनली रिएक्शंस ही होता है उसमें। तो चलिए, तो एक जो है वो हम लोग अभी बात करेंगे किस पे, रिएक्शन ऑफ ईथर्स विथ HX। रिएक्शन ऑफ ईथर्स विथ HX, है ना। तो देखिए, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जैसे कि कोई ईथर है, ये कैसा ईथर हो गया, ये सिमेट्रिकल ईथर हो गया ना। इसमें HX से रिएक्शन, HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, HCl, HBr, HI ये सब। तो अब क्या है कि सिमेट्रिकल है, ये तो सिमेट्रिकल है तो यहाँ से भी टूट सकता है बॉन्ड, यहाँ से भी टूट सकता है, और कहीं से भी तोड़ेंगे तो बात वही रह जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कहीं से एक तोड़ दिए और ये इस तरह से, तो क्या बन जाएगा ROH अल्कोहल, और ये हो जाएगा RX। तो RX प्लस ROH, है ना। यानी कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है, हेलो एल्केन है और क्या है, अल्कोहल। ठीक है, हेलो एल्केन और अल्कोहल ये है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3OCH3 प्लस HCl, है ना। तो देखिए, इसमें क्या है, बस वैसे ही R कोई भी, तो दोनों में से कोई अल्काइल ग्रुप ले लीजिए, अल्कोहल और हेलो एल्केन बनाना है, सिंपल। तो जैसे ऐसे समझ सकते हैं, मिथनॉल और क्लोरोमीथेन, मिथनॉल और क्लोरोमीथेन। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब जो है अनसिमेट्रिकल ईथर पे आ जाते हैं, ये हो गया अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल ईथर का जब हम लोग HX के साथ रिएक्शन कराएंगे, अब ये दोनों R सेम तो नहीं है, अनसिमेट्रिकल ईथर जैसे है ये, ठीक है। इसमें अब दोनों सेम है नहीं, तो इसलिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि किसके साथ हेलो एल्केन बनेगा और कौन अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो छोटा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे मैं अल्काइल ग्रुप R को छोटा बोल रहा हूँ और R' को बड़ा बोल रहा हूँ। छोटा इन द सेंस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, एक तो वो बात हो गई। तो लेकिन डिग्री दोनों का सेम है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो छोटा है उसके साथ ये जो छोटा है, ध्यान रखना है इसको, हाँ, छोटा जो है उसके साथ हैलोजन जाएगा, तो RX ऐसे, और R'OH और RX ये बनेगा, है ना। तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर इस तरह से करेगा अगर ये कंडीशन है तब। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए CH3 CH2O फिर CH3, अनसिमेट्रिकल, छोटा मतलब एक ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, और जैसे हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करा दिए तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, छोटा वाले के साथ हैलोजन जाना है तो CH3Cl, सॉरी हाँ ठीक है, CH3Cl, और जो ज़्यादा कार्बन जिसमें है उसमें अल्कोहल, वो अल्कोहल बना देगा। ठीक है, इस तरह से करना है।
अच्छा, अब जो है अगर मान लेते हैं कि डिग्री डिफरेंट है, ठीक है, तो उस केस में भी फिर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर। एक तो वो बात हो गई, और दूसरी बात अगर मान लेते हैं सेम नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे ऐसे, ठीक, कार्बन दोनों में सेम है मगर डिग्री डिफरेंट है, कोई ब्रांचिंग जिसमें ज़्यादा है किसी में कम है, ऐसा हो सकता है ना, 4 कार्बन इसमें भी 4 कार्बन इसमें भी, मगर इसमें कार्बन ब्रांचिंग में भी है तो डिग्री बदल जाएगा। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो जब इसमें हम लोग HX डालेंगे तो क्या होगा कि अगर जैसे ये मान लेते हैं 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, मगर 3 डिग्री नहीं है, नॉट 3 डिग्री, ध्यान देना है, 3 डिग्री नहीं है, तो इसके साथ क्या जाएगा OH और इसके साथ हैलोजन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में जैसे मान लेते हैं अगर मैं कुछ ऐसा ले लूँ, सपोज करते कुछ ऐसा अनसिमेट्रिकल हो गया, तो ये छोटा, ऐसे भी ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें हम लोग हैलोजन डालेंगे, ठीक है। और अच्छा, कार्बन तो आपको ये करना था ना, जैसे इस केस में थोड़ा सा एक चीज़, छोटा होगा, छोटा वाले के साथ हैलोजन लेके जाना है ना, और R-X, तो देखिए कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। एक तो मैंने वहाँ पे बताया छोटा और बड़ा, कम कार्बन है तो उसमें हैलोजन लगेगा, और अगर मान लेते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है ये वाला, और ये 3 डिग्री नहीं है, तो 3 डिग्री जो रहेगा इस केस में तो ये आ जाएगा ना, फिर रुकिए, इसको मैं पहले थोड़ा सा ये कर देता हूँ, RO जैसे R डैश कर दिए, ठीक है, और ये 3 डिग्री है सपोज, ये अल्काइल ग्रुप, तो इसमें जब हम लोग एक्चुअली क्या होता है थोड़ा सा उल्टा है, जो 3 डिग्री रहेगा उसके साथ आपको हैलोजन लेके जाना है और ये पार्ट अल्कोहल देगा, ठीक है, 3 डिग्री वाला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है और SN1 रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ किसका, कार्बोकैटायन, है ना, इसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है SN1 का रेट। तो ये जो है यहाँ पे ये जब टूटेगा तो ऑप्शन तो 2 होता है हमारे पास, या तो यहाँ से टूटा अगर तो इस पे प्लस इस पे माइनस आएगा, और अगर यहाँ से टूटा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, लेकिन अगर यहाँ से टूटेगा तो इस पे प्लस अगर आ जाएगा तो ये जो है पार्ट ये क्या करेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन देगा ना, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन जब देगा तो वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए क्या होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे मिलेगा, ठीक, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन जैसे ही मिलेगा तो ये जो है H प्लस और X माइनस, तो ये X माइनस उस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, तो इसलिए R के साथ हैलोजन लगेगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रीफ कर सकते हैं कि कोई ईथर अगर है, ठीक है, ईथर अनसिमेट्रिकल ईथर, और उसमें जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, कोई एक अल्काइल ग्रुप अगर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो उसके साथ हमेशा हैलोजन ही लगता है, ठीक है, 3 डिग्री वाले के साथ। इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो छोटा है उसके साथ हैलोजन जाएगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा अलग देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए
ये है, ठीक है, और इसको हम लोग HX के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे छोटा ये है, पहले जो पढ़े वो छोटा के साथ हैलोजन और बड़ा के साथ OH। मगर इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो 3 डिग्री है, ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट है ना 3 डिग्री, तो 3 डिग्री के साथ तो क्या होगा, जब यहाँ से टूटेगा तो प्लस चार्ज यानी कार्बोकैटायन, तो X माइनस इस पे लगेगा कि नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसे ही बनेगा, CH3 ये और चलिए ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब जब एरोमेटिक ईथर की बात करेंगे, देखिए एरोमेटिक ईथर्स, तो ये एरोमेटिक ईथर है। इसका जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ध्यान देना है कि इस केस में होता क्या है कि ये तो रेजोनेंस इधर इन्वॉल्व होगा, प्लस आर इफेक्ट के चलते ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये फिर मजबूत हो जाएगा, तो टूटेगा नहीं, यहाँ से नहीं टूट पाएगा। तो जब बॉन्ड एरोमेटिक ईथर का है तो यहीं से टूटेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसलिए जब ये टूटेगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव। जब इस पर पॉजिटिव आ जाएगा तो X माइनस इस पर आएगा ना, तो RX बन जाएगा और ये H इस पे आ जाएगा, H प्लस O माइनस, तो H प्लस इस पे आ जाएगा, सही बात। ये इस पे आएगा और ये इस पे आएगा, इस तरह से। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और ये हो जाएगा RX, इस तरह से, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। फेनॉल नहीं मिलेगा, ये प्लस आर इफेक्ट हो जा रहा है ना, तो ये जो है वो क्या हो रहा है, आपको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, बॉन्ड स्ट्रांग हो जा रहा है इससे, ठीक है, और इसलिए वो टूटेगा नहीं, तो ये ध्यान रखना है। तो अब जैसे कि एनिसोल ले लिए, बेंजीन OCH3, ये हो गया एनिसोल। अब इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं HCl से, ठीक है। तो जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे इसको, तो प्रोडक्ट देखिए कैसे क्या बनेगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही थी अभी, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, बस हम लोगों को क्या करना है, H इसके साथ लगाना है और इसके साथ हैलोजन, एल्काइल वाले के साथ। जब एरोमेटिक ईथर होता है तो उस केस में एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगेगा, यही आपको ध्यान रखना है। तो जब एरोमेटिक ईथर है तो एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन ये O, यहाँ पे OH फेनॉल ही बनना है और एल्काइल के साथ हैलोजन लगना है, इस तरह से, ठीक है। HBr डाले, बस वही बात है, फेनॉल बनना है और RX बनना है, तो ये हो गया फेनॉल और ये हो गया RX, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं एरोमेटिक ईथर्स के साथ। तो ये जो है इसमें मेन आपका जो HX के साथ रिएक्शंस था, कुछ कंडीशंस के साथ
हम लोग अप्लाई करेंगे एरोमेटिक ईथर में या अल्काइल ग्रुप में कैसे क्या है चेंजेस आएगा, तो कैसे वेरी करेगा रिएक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये HX के साथ इस तरह से होता है रिएक्शन। इसके अलावा अब हम लोग जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पे बात करेंगे वो है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग SE, है ना, रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए तो जैसे कोई हम लोग एरोमेटिक ईथर की बात कर रहे हैं यहाँ पे OR, तो यहाँ पे इसमें रेजोनेंस होगा ऐसे प्लस आर इफेक्ट। तो जब रेजोनेंस होगा तो पहले हम लोग एक बार पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसका, है ना। तो ये जो है वो रेजोनेंस है किसमें, एरोमेटिक ईथर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग कि जो रेजोनेंस का टाइप है वो तो प्लस आर इफेक्ट है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन की तरफ आ रहा है इसलिए, और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे, पारा पे, फिर ऑर्थो पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इन एरोमेटिक ईथर्स, ठीक है, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इन एरोमेटिक ईथर्स, नेगेटिव चार्ज appears at ortho and para positions, आ रहा है ऑर्थो पारा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, electrophiles attack at ortho and para positions. So during electrophilic substitution reaction, electrophiles attack at ortho and para positions. ठीक है, सो एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी मतलब जैसे मिथॉक्सी हो गया, मिथॉक्सी हो गया, इस तरह से। सो एल्कॉक्सी ग्रुप्स आर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी होगा कि जैसे एनिसोल ले लेंगे, बेंजीन OCH3 एनिसोल, तो क्वेश्चन होगा कि मिथॉक्सी ग्रुप क्यों ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो वही मिथॉक्सी मैंने लिख दिया, इथॉक्सी के लिए भी लिख दिया, कोई भी एल्कॉक्सी के लिए रीज़न पूछेगा तो ये रीज़न हो जाएगा, है ना, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। दूसरा एक और क्वेश्चन ये होगा कि ये जो एल्कॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी या इथॉक्सी जो भी, तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है ना, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने जब होगा तो वहाँ पे एल्कॉक्सी ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप का भी काम करेगा। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा तो क्या मतलब हुआ इसका, है ना। जैसे एक्टिवेटिंग ग्रुप काम करेगा तो आप ऐसा समझ लीजिए, होता क्या है, प्लस आर इफेक्ट के चलते
देख रहे हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन की तरफ आ रहा है, तो यानी कि इस पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जा रहा है ना। तो इस पर जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो और आसानी से आके अटैक कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को जहाँ भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा वो वहाँ पे आसानी से अटैक करेगा। तो ये वाला ग्रुप जो है वो तो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है बेंजीन पे, यानी कि ये वाला ग्रुप जो है वो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे आसानी से अटैक करेगा, ठीक है। और इसलिए हम लोग एल्कोक्सी ग्रुप को, जैसे ये इन सबको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट एल्कोक्सी ग्रुप यानी कि मिथॉक्सी या फिर इथॉक्सी, ये सब OR increases electron density on the benzene। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दी बेंजीन, ठीक है, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दी बेंजीन। So electrophiles easily attack the benzene hence ये जो एल्कोक्सी ग्रुप्स है जैसे मिथॉक्सी, ये सब एल्कोक्सी ग्रुप्स और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जब एरोमेटिक ईथर का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो इसके चलते प्लस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट होता है तो उससे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, पारा पे और ऑर्थो पे आया। तो इसलिए जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे और पारा पे ही अटैक करेगा, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि वो इलेक्ट्रोफाइल जो मॉलिक्यूल है उसको वो एक्टिवेट करेगा। किस बात के लिए एक्टिवेट करेगा, कि इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर जाए उस पर, इस बात के लिए अटैक करेगा, मतलब उसको एक्टिवेट करेगा। तो कैसे एक्टिवेट कर पाता है, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट के चलते ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल और ज़्यादा इजीली अटैक करेगा ना। तो इस कारण से ये एक्टिवेटिंग भी है और ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग भी है, दोनों, ठीक है। तो वो एल्कोक्सी बेंजीन हो गया। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल है, देखिए इसके प्लस आर इफेक्ट के चलते नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे और यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। ये ठीक है।
तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक किया? ऑर्थो पे और पारा पे। एक बात तो ये हो गई। फिर मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये मेजर प्रोडक्ट? इसलिए कि ये पारा पे है और पारा ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, इस रीजन से वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है और इस रीजन से ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा भी। सही है बात? तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, है ना? ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो ऑर्थो पारा डायरेक्ट, ये जो OR ग्रुप हुआ यानी एल्कोक्सी, ये आपका ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, एंड और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, ठीक है। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को रिएक्शन करना होगा। जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हम लोग करवाएंगे एरोमेटिक ईथर्स का, तो उसका हम लोग इसी तरह से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे होगा और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, वहीं पर क्यों करेगा, ऑर्थोपारा पे ही क्यों करेगा, है ना। ये सब सारी बात हम लोग समझ चुके हैं अभी, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल्स पे बात करने जा रहे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो देखिए, एक तो ये पहला तो हम लोग यही कर सकते हैं, इसमें नंबर A कर लेते हैं, ठीक है, ब्रोमिनेशन, ठीक, ब्रोमिनेशन। तो देखिए, व्हेन ऐसे जनरल वे में एल्कोक्सी बेंजीन लिख देते हैं, ठीक है, और ऐसे आपके एग्जाम्स में मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो एनिसोल का पूछा जाता है जनरली। तो व्हेन एल्कोक्सी बेंजीन, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया उसका एनिसोल, और भी हो सकता है, कॉमन वे में मैं एनिसोल बोल दे रहा हूँ। तो इज reacted with bromine, is reacted with bromine in the presence of ethanoic acid, in the presence of ethanoic acid, then ortho and para bromoanisole are formed, ठीक है। ऑर्थो और पारा ब्रोमोएनिसोल जो है वो बनेगा, ठीक। तो देखिए, ठीक है, ब्रोमिनेशन, तो जैसे ये हो गया एनिसोल, तो ये जो एनिसोल है इसमें हम जैसे ब्रोमीन डाल दिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो क्या होगा, ऑर्थो और पारा पे प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये हो गया OCH3, ऑर्थो पे मिल गया प्लस पारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं, है ना।
फिर ए जैसे हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन, ठीक है। तो जनरली एनिसोल का ही रहता है, तो उसी का लिख देते हैं। ऐसे कोई कॉमन वे में भी लिख सकते हैं। तो व्हेन एनिसोल इज reacted with nitrating mixture और नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता क्या है, कॉन्क नाइट्रिक एसिड और प्लस कॉन्क H2SO4 ये होता है, ठीक है। तो when anisole is reacted with nitrating mixture, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। देन ऑर्थो एंड पारा, देन ortho and para nitroanisole are formed, ये बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग ले लिए एनिसोल, ठीक है। इसको किससे रिएक्शन करा दिए, कॉन्क नाइट्रिक एसिड, किसके प्रेजेंस में करा दिए, कॉन्क H2SO4, ठीक। तो इस केस में क्या होगा वो देखिए, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा कहाँ पे, ऑर्थो और पारा पे। तो नाइट्रो लग जाएगा ये प्लस तो ये क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा ना, ठीक है। तो ऑर्थो और पारा नाइट्रो प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हम लोग जैसे यहाँ पे मिथॉक्सी ले रहे हैं, एनिसोल लिखे हैं इसलिए मिथॉक्सी ले लिए, यहाँ पे OC2H5 भी ले लेते हैं तो कोई एल्कोक्सी ग्रुप ही होता, तो बस यहाँ पे OC2H5 रहता, यहाँ पे भी OC2H5 रहता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका नाइट्रेशन भी करा लेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पे, सी नंबर, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो बात है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो इसमें एक चीज़ हम लोग क्या देख सकते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना। तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या है, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे when anisole is reacted with alkyl halide, when anisole is reacted with alkyl halide
in the presence of एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3 इस तरह से then alkyl group gets substituted at ortho and para positions। ठीक है, तो जैसे देखिए ये ले लिए एनिसोल, ठीक है, और इसमें CH3Cl से रिएक्शन करा दिया, तो ये हो गया एनहाइड्रस FeCl3 या फिर AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा कैसे, तो ये पता है 11th के भी बेसिक्स में बताया हुआ है। ये जब इससे कंबाइन करता है पहले तो कार्बोकेटाइन क्या बनता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, तो वही इलेक्ट्रोफाइल है मिथाइल कार्बोकेटाइन, और वो इलेक्ट्रोफाइल फिर कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पे। तो इसलिए आपको जो प्रोडक्ट मिलने जा रहा है वो ऑर्थो और पारा पे मिलेगा। तो OCH3 तो लिख ही दिए, ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रोफाइल डालिए, तो ऑर्थो पे एक CH3 डाल दिए और पारा पे एक CH3 डाल दिए, इस तरह से, है ना। तो ऐसे जो है हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और इसी में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन ही के नीचे एक और एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी बोलते हैं उसको। फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन बोले या फिर एसाइलेशन बोले, एक ही बात है। तो बेंजीन OCH3 CH3 COCl, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3, कोई भी एक ले सकते हैं आप, ठीक है। तो याद होगा ये पहले इससे कंबाइन करता है, तो CH3C डबल बॉन्ड हो और इस पर एक प्लस चार्ज आता है, इस पर C पे, है ना, और वो फिर इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो वो अटैक करता है ऑर्थो और पारा पे। तो दो प्रोडक्ट मिलता है, बेंजीन OCH3 और यहाँ पे एक COCH3 प्लस OCH3 और यहाँ पे एक COCH3। पारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है कि नहीं, पारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका जो है ना वो एरोमेटिक ईथर्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लिया, है ना। तो एरोमेटिक ईथर्स में इसमें जो मेन चीज़ ये है आपका, मतलब ये ईथर्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें सबसे मेन जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो सबसे मेन है HX के साथ रिएक्शन, ठीक है। और HX के साथ जब रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये दो मेन ही रिएक्शंस में ईथर का जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। और इसमें मुझे लगता है मैंने सारा चीज़ बता ही दिया है, इसमें कुछ ऐसा तो ये नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता ही दिया, हैलोजनेशन और ये सब बता ही दिया हूँ आपको, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन बता ही दिया हूँ, ठीक है। नाइट्रेशन बता ही दिया हूँ शायद, हाँ नाइट्रेशन और तो बता दिया। तो जो आपके सिलेबस में था वो चीज़ बात हो गई है। HX के साथ रिएक्शन ये सब भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपका ईथर्स का हो गया, ठीक।
चलिए इसके बाद मुझे एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, वो आप लोग कर सकते हैं 11.7 पहले वो कर लेते हैं एक बार डिस्कशन, ठीक है। चलिए 11.7 अगर क्वेश्चन देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गिव द मेजर प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड, मेजर प्रोडक्ट्स बोला है, दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विथ HI, यानी जो भी ईथर दिया हुआ है उसको HI के साथ आपको रिएक्शन करवाना है, ठीक है। ना देखिए, तो यहाँ पर है एग्जाम्पल में 11.7, इसमें बोल रहा है गिव द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी ईथर्स मैं अभी लिख रहा हूँ उन सबको HI के साथ रिएक्शन करवाना है और जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपको लिखना है। तो इसमें नंबर 1 जो है CH3 CH2 CH और फिर ये CH3, ठीक है, और फिर ये CH2, ठीक हो गया, और फिर O, फिर CH2 CH3, ये इसको HI के साथ करवाइए रिएक्शन। देखिए क्या हम लोग पढ़े हैं, ये पूरा एक एल्काइल ग्रुप है ROR', है ना, 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, अनसिमेट्रिकल ईथर। ये 3 डिग्री तो है नहीं, अगर 3 डिग्री होता तो उसके साथ हैलोजन लगता, 3 डिग्री नहीं है। तो जब 3 डिग्री नहीं है तो क्या करना है कि जो छोटा है उसके साथ हैलोजन जाएगा। तो छोटा है इथाइल, तो इथाइल के साथ हैलोजन चला गया, और जो बड़ा है वो है CH3 CH2 CH और फिर ये CH3 और फिर ये CH2 और ये हो गया OH, इस तरह से, ठीक है, ऐसे करना है। जो दूसरा है, दूसरा नंबर CH3 CH2 CH2 फिर O और फिर O के साथ CH3 CH3 और फिर CH2 CH3, ये इसको आप HI के साथ रिएक्शन करवाइए तो प्रोडक्ट याद होगा, इधर एल्काइल इधर भी एल्काइल, लेकिन ये जो एल्काइल पार्ट है ये 3 डिग्री है, ये जो कार्बन है ये 1 2 3 से लगा, यानी ये 3 डिग्री हो गया, ये तो 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री अगर एल्काइल ग्रुप रहेगा तो उसके साथ हैलोजन लगेगा, पढ़े थे। तो इस कार्बन के साथ हैलोजन लगाना है I और इसके साथ H, ऐसे, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका हो गया ऐसे, ये हो गया OH प्लस, इसके साथ आयोडीन लगाना है, तो इसके साथ I लगा दिए और इधर जो लगा हुआ है वो हम ऐसे ही कर दिए, ठीक है, इस तरह से, है ना। फिर नंबर 3 जो है वो क्या है, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया CH2 फिर O और फिर HI के साथ रिएक्शन। देखिए प्रोडक्ट क्या करना है, अब हम लोग जो बात कर रहे थे एरोमेटिक ईथर में, तो ये कोई कार्बन एल्काइल पार्ट हो गया, ये बेंजीन पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो लोन पेयर है, बात हुई थी ना कि इधर कुछ ये जो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे तो ये रेजोनेंस से डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा, बॉन्ड तो टूटेगा नहीं ना यहाँ से, तो बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटने का मतलब ऑक्सीजन इधर है, इधर कार्बन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से टूटने का मतलब हुआ कि इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, और इस पर नेगेटिव आने का मतलब H+ इस पर आएगा और इस पर आयोडीन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, CH2I और ये हो गया फेनॉल।
ये मिल गया, ठीक है। इस तरह से कहीं कोई दिक्कत है ना। तो ऐसे हम लोग जो है वो इसमें आराम से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट। तो बच्चों इस तरह से आपका जो है क्लास 12 का अल्कोहल, फेनॉल और ईथर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी बीच बीच में हम लोग या क्वेश्चंस भी जो है वो बीच बीच में देख ही रहे हैं। तो ये सारा चीज़ आपका अल्कोहल पार्ट, फेनॉल पार्ट और ईथर पार्ट, यानी एज अ होल ये पूरा जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, ये खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अगले क्लास में अगर जैसा देख लेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो कर सकते हैं हम लोग, या फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।